इसमें कोई व्यक्ति जिसकी 1 लाख की इनकम है उसको राहत दी है। तो लोगों ने इस बजट को अप्रिशिएट किया है, पूरे देश ने अप्रिशिएट किया है। 1000 गांव के अंदर लाइब्रेरी खोलने जा रहे हैं। अच्छा। उसका फायदा ये होगा कि जिस प्रकार से बगैर पर्ची बगैर खर्ची के नौकरियां आज हरियाणा प्रदेश से मिल रही हैं। हुड्डा ने अपने 10 साल में केवल 86,000 नौकरियां लगाई थी। माननीय मनोहर लाल की सरकार, नायब सैनिक सरकार 10 साल में 1,40,000 नौकरियां लगाई है। राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मेरा नाम है आरती अग्रावत। इंडिया न्यूज हरियाणा का मंच लगातार जारी है। सुबह से दिग्गजों से मुलाकात हम आपको करवा रहे हैं, रूबरू करवा रहे हैं और इनके दिल की बात भी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट में मौजूद हैं कृष्णलाल पंवार जी, कैबिनेट मिनिस्टर हरियाणा के। इनसे भी कुछ सवाल जानेंगे जो आपके मत के हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि बीइंग अ पंचायत राज मिनिस्टर, हरियाणा के जो गांव हैं उनको शहरों की तर्ज पर लाने का काम किस तरह चल रहा है? इसलिए मेरे पास ग्रामीण रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है जी, मैंने जियोलॉजी। तो हम चाहते हैं कि जो गांव में रहने वाले जो ग्रामीण हैं वो भी शहर की तर्ज पर वो सुविधाएं उनको मिले। इसके लिए फॉर एग्जाम्पल मैं उदाहरण देता हूँ। 2001 में मैं हाउसिंग बोर्ड का चेयरमैन था। पानीपत डिस्ट्रिक्ट में तलोटा विलेज है जो मेरा पैतृक गांव भी है। मैंने पायलट प्रोजेक्ट पर वहां पर एक हाउसिंग बोर्ड की एक योजना बनाई थी जो उसमें 83 घर हैं जो 200 गज में 165 गज में है। जस्ट लाइक हुड्डा हाउसिंग बोर्ड शहरों पंचकुला और चंडीगढ़ में है, उस तरह पे वो है। तो उसके एवज में मैंने अभी बलाना अनाज मंडी और एनसी मेडिकल कॉलेज है रोहतक रोड पर मेरे विधानसभा में सराड़ा के पास। अच्छा। वहाँ 56 एकड़ जमीन हमने ग्राम पंचायत की हमने चयन की है। उसकी हम योजना सारी बना रहे हैं। तो वहाँ पर भी हम उसी तरह पर जैसे हुड्डा के सेक्टर होते हैं हम उसके 3 स्टेज रखेंगे, 250 गज, 200 गज और 125 गज। 3 स्लैब के हिसाब से वहाँ पर प्लॉटिंग करके हम उनको नक्शा दे करके हम शहर की तरफ पर वहाँ पर बनाने की हमारी योजना है। तो कितना काम हो चुका है इस योजना के तहत? इसके लिए कभी 2 महीने पहले हमने शुरुआत की है। अभी फाइल मुख्यमंत्री के पास से मेरी तरफ से निकल चुकी है। मुख्यमंत्री से अप्रूवल होने के बाद आगे काम बढ़ेगा। और मेन कितने साल का ये प्लान है? कितने साल में ये तैयार हो जाएगा? तो इसके लिए योजना बनने के बाद 3 साल तो लग ही जाते हैं उसमें लगभग। जब से फाइनल योजना के बाद तो हम प्लॉटिंग जल्दी दे देंगे तो लोग तो फटाफट फिर मकान उसको बना लेंगे। क्योंकि हमने जो हाउसिंग बोर्ड के खुद हमने बनाकर दिए थे उसमें समय 3 साल का लग गया था। उसमें समय 3 साल का लग गया था। सर, अभी हाल फिलहाल में आम बजट केंद्र सरकार का जारी हुआ था जिसमें एक जो बहुत बड़ी राहत सरकार की तरफ से दी गई है वो ये थी कि 12 लाख की सालाना आय वाले लोगों को टैक्स मुक्त कर दिया गया है। तो एक तरह से बहुत लोगों ने इस बजट को सराहा और कहा है कि मिडिल क्लास वालों को बजट है। इसमें कोई व्यक्ति जिसकी 1 लाख की इनकम है उसको राहत दी है। मैं मान के चलता हूँ इसमें 1 लाख से 1.25 लाख तक वार्षिक तक व्यक्तियों को इसमें राहत मिली है। तो लोगों ने इस बजट को अप्रिशिएट किया है, पूरे देश ने अप्रिशिएट किया है जो केंद्र सरकार ने बजट जो पेश किया था। अभी हरियाणा का बजट सेशन भी स्टार्ट होने वाला है और जब केंद्र सरकार का ये बजट जारी हुआ उसके बाद खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बजट की तारीफ की थी, सराहना की थी, पॉइंटर्स गिनवाए थे एक एक करके और ये भी कहा था ये हरियाणा को आत्मनिर्भर बनाने का बजट है। इसके लिए नायब सैनी जी बहुत मेहनती मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने जाकर व्यापारियों से बजट के बारे में चर्चा की, किसान संगठनों से चर्चा की, सभी वर्गों से अलग अलग बजट के बारे में जनप्रतिनिधि हैं, सबसे सुझाव लिए जा रहे हैं कि अच्छा बजट हम पेश करेंगे। और नायब सैनी जी जो हमारे किसान भाई हैं जो जिनका 3 लाख रुपये जो कृषि ऋण था उसको बढ़ाकर भी 5 लाख कर दिया है। इसी प्रकार से किसान भाइयों के लिए जिस प्रकार से किसी किसान का खेत में ट्रांसफार्मर जल जाता था तो उसको ट्रांसफार्मर की 20% कॉस्ट देनी पड़ती थी, अब नहीं देनी पड़ेगी। इसी प्रकार से हमारे किसान हैं 31 जुलाई 2023 तक जिनकी सिक्योरिटी जमा है हम हरियाणा प्रदेश के उन सभी किसानों को हम कनेक्शन देने जा रहे हैं। अच्छा, तो अभी ये जो हरियाणा का बजट सेशन स्टार्ट होने वाला है इसमें क्या क्या मुद्दे किस तरह इसके लिए जैसे मुख्यमंत्री ने 100 दिन का रोड मैप खुद तैयार किया था, हमें भी निर्देश दिए थे कि आप भी अपने विभाग का 100 दिन का रोड मैप तैयार करें। जैसे मैंने पंचायत डिपार्टमेंट का किया तो मैंने सबसे फर्स्ट फेज में
1000 गांव को लिया था, 1000 गांव के अंदर ई लाइब्रेरी खोलने जा रहे हैं। अच्छा। उसका फायदा ये होगा कि जिस प्रकार से बगैर पर्ची बगैर खर्ची के नौकरियां आज हरियाणा प्रदेश से मिल रही हैं, हुड्डा ने अपने 10 साल में केवल 86,000 नौकरियां लगाई थी। माननीय मनोहर लाल की सरकार, नायब सैनिक सरकार 10 साल में 1,40,000 नौकरियां लगाई है और हम 2 लाख नौकरियां और देने जा रहे हैं। हम 1000 गांव में फर्स्ट फेज में मैंने लिए हैं। सेकंड, 1000 गांव के अंदर हम महिला सांस्कृतिक केंद्र खोलने जा रहे हैं हरियाणा प्रदेश में। 1000 गांव के अंदर हम गांव की फिरनी को पक्का करेंगे, स्ट्रीट लाइट लगाएंगे। 2200 ऐसे तालाब को हमने लिया है जिनका हम सुधारीकरण करेंगे। 250 गांव में हम जिम खोलने जा रहे हैं। पूरे हरियाणा प्रदेश के शमशान घाट है, कब्रिस्तान है, उनकी 4 दीवारी, रास्ते, शेड और पीने के पानी की व्यवस्था सारा हम करने जा रहे हैं। सर, आपने कहा कि इतना रोजगार हमने दिया, 1,46,000 का रोजगार सरकार ने दिया, नायब सैनी सरकार ने। लेकिन अभी पिछले हफ्ते 104 भारतीयों को रिपोर्ट कर दिया गया यूएस से और 34 हरियाणा के थे। रोजगार की तलाश में तो जा रहे हैं वो लोग भी। इसके लिए जो इलीगल तरीके से गए हैं तो उनको वापसी भेजा। हरियाणा सरकार ने की तरफ से हमने एक डिपार्टमेंट अलग से विंग तय किया है, जिसमें कोई हरियाणा का बेटा बेटी को विदेश जाना चाहता है उसमें अप्लाई करे, उसको लीगल तरीके से भेजेंगे जिससे कि वो वापसी ना आए। तो सरकार तो ऐसी योजना बना रही, जो जाना चाहते हैं तो वो अपने लीगल तरीके से सरकार उनको भेजने का काम करेगी। जैसे मैं डिजिटल से हूँ तो कुछ सोशल मीडिया पे इस तरह के सवाल हो रहे हैं कि 30, 35, 40, 50 लाख, 55 लाख तक की रकम जमीन जायदाद बेच के ये लोग जाते हैं, डोंकी रूट अपना के जाते हैं, जब इतनी सारी रकम ये इलीगल तरीके में दे रहे हैं। इसलिए सरकार बार बार, मुख्यमंत्री भी कहते हैं, सरकार कहती है कि आप इस तरह से इलीगल तरीके से ना जाएं, आप अपने घर की जो प्रॉपर्टीज को डिस्टर्ब ना करें, आप लीगल तरीके से जाएं, आप पढ़ के जाएं, जिससे कि आपको जाकर सीधा वहां पर को रोजगार मिल सके, आप अपनी स्टडी वहां से कंप्लीट कर सके। अच्छा, कुछ लोग जो वापस आए हैं, बड़ी बुरी हालत इनकी बेड़ियों में आए हैं, विपक्ष ने इस पर लगातार सवाल भी उठाए। खैर, विपक्ष का काम भी सवाल सारी चीजें आपको दिखाते हैं टीवी के माध्यम से, उसकी मीडिया में, लेकिन उसके बाद सरकार की तरफ से बयान भी आया है कि जो इलीगल तरीके से हैं उनको हम सम्मान के साथ उनको विदेश वापसी भेजेंगे, कोई बीड़ी वगैरह नहीं लगाएंगे। ऐसा भी मैंने पढ़ा था। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम लोग तो लीगल तरीके से जाना चाहते थे, लेकिन हमें इस तरह का कोई जरिया ही नहीं मिला। जरिया मैं कहता हूँ ना, सरकार की तरफ से अप्लाई करें। हरियाणा सरकार ने पॉलिसी बनाई है, अब सरकार की तरफ अप्लाई करें, हम बच्चों को भेजने का काम करें। तो फिर ये जो एजेंटों वाली स्कीम चल रही है, एजेंट जो पैसा कमा रहे हैं लोगों को बहला फुसला कर, तो इस पर लगाम लगेगी? इसके लिए हरियाणा सरकार ने हरियाणा प्रदेश में कितने कैसे मैं केस बता दूं जो FIR दर्ज करी है। अच्छा। किसी ने कोई सरकार के सामने कोई आपत्ति जाहिर की है तो उस व्यक्ति के खिलाफ, कोई कितना बड़ा व्यक्ति, उसके खिलाफ FIR दर्ज करी। सर, क्योंकि ये पंजाब का हुआ करता था पहले कि विदेश जा रहे, विदेश तो बहुत लोगों का सपना होता है, लेकिन हाल फिलहाल में जो इसकी तादाद बढ़ी है वो हरियाणा में बढ़ी। नंबर 1 हरियाणा, मतलब पंजाब को भी क्रॉस कर गया है। इसके लिए मैं मानता हूँ हरियाणा के बहुत बच्चे बाहर गए हैं, दूसरे को देख के, लेकिन हम बार बार उनको कहते हैं भी आप लीगली तरीके से आओ, इलीगल ना जाए। तो इसलिए वो खुद अपने दूसरे तरीके से चले जाते हैं, एजेंटों के बुखाए में आ जाते हैं। तो ये सरकार अब पूरी सख्ती बरत रही है, इस प्रकार के एजेंट को, बच्चों को गुमराह ना करें। तो इसलिए सरकार इसमें, नायब सैनिक सरकार पूरा सख्ती से इस पर काम कर रही है। अच्छा सर, महाकुंभ चल रहा है, आपने त्रिवेणी में डुबकी लगा ली? नहीं, मैं अभी दिल्ली के चुनाव से आया हूँ, क्योंकि दिल्ली में के 11 साल से दिल्ली के लोग जूझ रहे थे। 12 साल सबसे पहले उस बीमारी को काटना था। हम पहले बीमारी से दिल्ली को मुक्त करके अभी मैं आज चंडीगढ़ आया हूँ एक महीना 5 दिन में। अच्छा, तो अब कोई जाने का प्लान है? इसके लिए अभी देखो, मैं आज चंडीगढ़ पहुंचा हूँ, आज सीधा आपने बुला लिया, तो हमने रूम में भी नहीं गया, सीधा वहां बिठा दिया, अब आपने बुला लिया। अच्छा, तो आपने दिल्ली चुनाव का जिक्र किया। दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल लगातार कहा करते थे कि इस जन्म में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुझे हरा नहीं सकते, लेकिन अब हरा दिया। इसके लिए केजरीवाल ने जो जनता से वायदे किए थे, जैसे उसने 2100 रुपए का वायदा किया, मैं दूंगा महिलाओं को, हमने 2500 का दिया। लेकिन मैं पूछता हूँ, पंजाब के अंदर 1000 रुपए का वायदा किया था, वहाँ 1000 भी नहीं दे पाया पंजाब में। दूसरी बात, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया नायब सैनिक के ऊपर, जो हरियाणा से जो पानी आ रहा है दिल्ली के अंदर, उसमें जहर मिलाकर दे रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जो पानी पर जाकर पानी पिया, जहाँ पानी पिया और जहाँ पर एंट्री होता पानी, वहां से पानी की बोतल ली, दिल्ली के पानी की ली। हमारा पानी बिस्लरी जैसा था, उसका पानी बिल्कुल गंदा काला था, क्योंकि सारे सीवर और केमिकल नहीं, इसमें तो कोई दो राय की बात नहीं कि हरियाणा में यमुना का पानी साफ है, बिल्कुल साफ है।
और सर इसके साथ साथ ज्यादा आपका समय लूंगी नहीं मैं, कितना लेकिन उतना ले लो। लेकिन एक चीज ये कि अब आम आदमी पार्टी की एक बेस सिर्फ दिल्ली में थी, अब वो बेस दिल्ली से भी खत्म हो गई और अब सिर्फ पंजाब में है। तो आम आदमी पार्टी का आप एज अ सरकार किस तरह का भविष्य देखते हो? उनके पास कोई विकल्प बचा है या नहीं, बिल्कुल खत्म हो चुके हैं? नहीं है, क्योंकि झूठ ज्यादा लंबी नहीं चलती और झूठ की राजनीति करता लोग समझते हैं। अब दिल्ली के लोग समझे तो पंजाब के लोग भी समझ जाएंगे कि ये झूठा व्यक्ति है। झूठ बोलकर यदि इतना बड़ा ये नेता है, आज तक हरियाणा प्रदेश में 90 के 90 विधानसभा में अपने एक भी उम्मीदवार की जमानत भी नहीं बचा सका है। लड़े ना हरियाणा से चुनावी। एक बार उन्होंने ये भी बयान दिया था कि जब जेल से वापस आए थे, उन्होंने बोला था कि आपके बेटे, आपके भाई को अगर आप दोबारा जेल पहुंचवाना चाहते हैं तो कमल का बटन दबा देना। हाँ, कहा तो वो चीज पूरी हो गई है। अब तो इसके मीम्स भी बन के आ रहे हैं लोगों ने कि हाँ कमल का बटन दबा दिया, आप बाहर हो चुके हैं। और दूसरी चीज, महिलाओं को लेकर काफी योजनाओं के इन्होंने ऐलान किए थे। फ्री बस में मतलब टिकट्स लगते नहीं थे, लेकिन अब जब बातें करी जा रही थी तो जनता उससे मतलब खुश नजर नहीं आ रही थी। इसके लिए क्योंकि उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक की बात की। हाँ, आप पैरासीटामोल भी क्लिनिक में नहीं, बंद पड़ी है। फिर उन्होंने शिक्षा की काज की, पूरे हिंदुस्तान में जाकर देखें कि दिल्ली के ऐसे मॉडर्न स्कूल हैं, लेकिन किसी बिल्डिंग का पेंट करने से कोई शिक्षा स्तर नहीं बढ़ता। वो क्या करता था, जैसे अभी एग्जामिनेशन का समय है, हाँ, सभी अधिकारियों को निर्देश देता था किसी भी स्कूल का रिजल्ट बच्चे मेरिट में आना चाहिए, कोई बच्चा फेल नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें गरीब लोग ही पढ़ते थे। जो कहता क्योंकि रिजल्ट डाउन आएगा तो मेरी पोजीशन खराब होगी, तो बच्चों को जबरदस्ती ग्रेस दे देकर उनको पास करके रिजल्ट अप में दिखाते थे। अच्छा। इसलिए जनता समझ चुकी है। दूसरा, उन्होंने बिजली फ्री की बात कही थी कि बिजली की 4 स्लैब प्रणाली, बिजली और पानी दोनों। तो बिजली की 4 स्लैब प्रणाली होती है। फर्स्ट जैसे 200 यूनिट है, तो कोई ऐसा परिवार नहीं 200 यूनिट से बिजली ज्यादा कंज्यूम ना होती हो। अब जैसे 201 हो जाएंगी तो सेकंड स्लैब का 1 से 201 यूनिट तक खर्चा लगेगा। और वहां पर गरीब आदमी झुग्गियों में भी गया, तो 10-10, 12-12 हजार भी उन्हें पानी के बिल दिखाए, 18-18, 20-20 हजार भी उन्हें बिजली के बिल भी दिखाए। कहने को फ्री था, लेकिन पैसे सबसे चार्ज कर रहा था। सब बिग ब्रिगेड थी, हर कोई हार गया। मनीष सिसोदिया हार गए, केजरीवाल हार गए, सौरभ भारद्वाज हार गए, केवल आतिशी को छोड़ दिया जाए तो एक तरह से 12 साल के पूरे कार्यकाल में जहां बात करते थे कि हमने मुफ्त बिजली दी, पानी दिया, शिक्षा दी और एक मजदूर वर्ग के भी बच्चे अच्छे निकल कर जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो फेल नजर आए, फेल हो ही गए। बिल्कुल 100%। और शीश महल को लेकर भी लगातार उन पर आरोप। हाँ, पहले उसने कहा था कि मैं कोई सुविधाएं सरकार से नहीं लूंगा। हाँ, उस सारी सुविधाएं ली। हाँ, और जो हमने मैनिफेस्टो में कहा है, हाँ, हम गरीब आदमी के लिए अटल कैंटीन बनाएंगे। हाँ, उसमें हम 500 रुपए की थाली देंगे। अच्छा। तो इसी प्रकार से हमने कहा कि महिलाओं को हम 500 रुपया गैस का सिलेंडर देंगे। होली दिवाली को हम महिलाओं को फ्री गैस सिलेंडर देंगे। इसके अलावा जो गर्भवती महिला 21,000 के खाते में भेजने का काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी सरकार अब दिल्ली बनी है, 5 लाख केंद्र से और 5 लाख स्टेट सरकार से हम 10 लाख का आयुष्मान कार्ड बनाएंगे। अच्छा। और जहां पर झुग्गी है वहां पर मकान बनाने का काम करेंगे। और जो 2500 रुपये हम महिलाओं के खाते में भेजने का काम करेंगे। सर एक चीज मैं बोलती हूँ कि पता नहीं आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा, जैसे मैं डिजिटल में क्लोजली काम करती हूँ, तो हरियाणा के जो युवा हैं वो बहुत ज्यादा सरकारी नौकरी और सरकारी नौकरी सर्च करते हैं। तो सरकारी नौकरी में क्या हरियाणा का युवा बंधना चाहता है? उसके अलावा भी तो बहुत सारे ऑप्शंस खुले होने चाहिए उनके लिए। ऐसे है, हरियाणा सरकार ऐसी सरकार है, पूरे देश में स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी महाराजा अग्रसेन के नाम से है पलवल में, तो हरियाणा सरकार ने हमने चला रखी है। क्योंकि सरकारी नौकरियां जितनी एक लिमिट होती है, उसके अलावा जो स्किल का काम करेंगे, आज जितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्री है तो हुनर वो सीख के खुद अपना काम भी करेगा। तो स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी हमने पलवल में बढ़ाई है। वहां पर हजारों बच्चे निकल के अपने खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट काम करने शुरू कर दिए। तो स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी मात्र पलवल में ही है? पलवल में है। और हमने जिस प्रकार से लखपति दीदी बनाने का हमने 5 लाख का टारगेट है, 1,85,000 हमारी हरियाणा प्रदेश की जो बहनें लखपति हो चुकी हैं। जैसे मेरे विभाग में सेल्फ हेल्प ग्रुप आता है। अच्छा। 60,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप की हमारे पास महिलाएं हैं, जो आज लगभग 1 लाख से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं भी लखपति हो चुकी हैं। जैसे ड्रोन दीदी का हमारा पूरे देश में
5 करोड़ का टारगेट है। अच्छा। 1 करोड़ से ज्यादा हमारी बहनें ड्रोन के माध्यम से लखपति बढ़ चुकी हैं और उसमें हमने 5000 महिलाओं को ट्रेनिंग दी है और 8 लाख तक का ड्रोन उनको मुफ्त दिया है, जिससे कि हमारी बहनें लखपति दीदी अच्छा। बढ़ सके। पिछले कुछ सालों से हरियाणा किसान आंदोलन का कोर रहा है। पंजाब का हालांकि उसमें ज्यादा रोल रहा है, लेकिन हरियाणा भी कुछ कुछ उसमें शामिल रहा है। क्या हरियाणा के किसान नाखुश थे? इसके लिए किसान हमारा अन्नदाता है। हाँ। हम किसानों का सम्मान करते हैं। नायब सैनी जी ने 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने का फैसला किया। हाँ, 24। चाहे मूंग है, हाँ। चाहे बाजरा है, चाहे धान है, सरकारी एजेंसियों से एमएसपी पर खरीदा। और अभी कोऑपरेटिव का, जैसे मतलब आपसे बताया था, 3 लाख का किसान का कोऑपरेटिव का कर्ज मिलता था, उसको बढ़ाकर 5 लाख किया ना। समय समय पर किसानों के हित की बात भारतीय जनता पार्टी प्रदेश सरकार करती रहती है। बाकी कृषि मंत्री जी से भी अभी मेरी बात हुई थी, श्यामचंद्र राणा जी से, तो उन्होंने भी तमाम तरीके पोल्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, बागबानी, इन तमाम चीज़ों को लेकर बोला कि और किसानों को काफ़ी सब्सिडी देने की भी बात उन्होंने कही है। पराली प्रबंधन योजना के लिए भी उन्होंने राशि बढ़ाने की भी बात कही है। तो एक तरह से जो किसान शायद नाराज थे 3 कृषि कानून के बाद से, जब प्रधानमंत्री ने उसे वापस ले लिया तो उसके बाद से चीजें नॉर्मलाइज हो गई। नहीं, उसके अंदर भी प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी पूरे देश के सामने, मैं इसके लिए अक्षमा याचना करता हूँ। पॉलिसी अच्छी थी, लेकिन हम किसान को कन्विंस कराने में हम खरे नहीं उतर पाए। उस तरह कन्विंस नहीं करा पाए जिस तरह उनको कन्वे हो जाता कि ये तीनों पॉलिसी अच्छी थी। अच्छा। और इसके अलावा सर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप लोग डिजिटल से, मुझे नहीं मालूम कितना ज़्यादा परिचित रहते हैं, डिजिटल पे आप लोगों की बहुत चर्चाएं रहती है, थोड़ा सा एक्टिव होकर आप लोग लोगों से किस तरह जुड़ते हैं? ऐसे अपने जैसे अपने क्षेत्र पे आप लोगों के मुद्दे किस तरह सुनते हैं? ऐसे हम लोगों के बीच में जाते हैं, दरबार लगाते हैं, तो वहाँ पर हजारों लोग हमारे पास आते हैं, जो ग्रीवेंसी लेकर आते हैं, हम कोशिश करते हैं मौके पर उसका समाधान हो। जो सरकार लेवल का ऑफर होता है उसके पेपर हम सरकार लेवल की पॉलिसी बनाते हैं, जो स्थानीय लेवल का होता है उन मौके पर निपटारा करते हैं। हम लोग के न्यूज चैनल में जिस तरह हम खबरें चलाते हैं तो यूट्यूब पर, फेसबुक पर लोग धनाधन कमेंट्स करते हैं आप लोग को लेकर भी, पॉलिसीज को लेकर भी, स्कीम्स को लेकर भी। तो क्या सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप उन लोगों से जुड़ते हैं, उनके सवाल जानते हैं? ऐसे ना कुछ लोगों की आदत है, धरातल को उनको मालूम होता नहीं कि उनकी कंट्राडिक्ट करने की आदत है। कुछ लोग जुड़ना चाहते हैं, अपनी बात कन्वे करना चाहते हैं, तो सोशल मीडिया के माध्यम से। सोशल मीडिया हमारा बहुत एक्टिव, भारतीय जनता पार्टी हमारे सभी संगठन, अभी जैसे आईटी सेल के लिए हमारे सभी निश्चित धरातल तक हमारे दिल्ली, क्योंकि दिल्ली बीजेपी जैसे हारी थी, तुरंत ट्वीट आ गया था आपदा गई, तो आपदा गई तो बीजेपी अवसर किस तरह के दे रही है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में एक्टिव है। जो हमारा सोशल मीडिया है या धरातल पर हमारे पन्ना प्रमुख तक हमारे कार्यकर्ता है, ऊपर से लेकर नीचे तक हमारा संगठन कंप्लीट 100%। अच्छा, विपक्ष तो अपने मुद्दे उठाता ही है, विपक्ष मजबूत होना चाहिए। कांग्रेस 4 महीने हो गए चुनाव होने के बाद, मुख्यमंत्री बन गया, सारी चीजें हो गई और राज्यों के चुनाव भी हो गए, नतीजे भी आ गए, अब दिल्ली का भी सीएम बन जाएगा 2-4 दिन में, लेकिन कांग्रेस अपना नेता तय नहीं कर पाई है। क्या देखते हैं, क्या अंतर्कलह, क्या कमी रह जा रही जो संगठन में नहीं बन पाए इतने साल में? हरियाणा प्रदेश का देश से ही कांग्रेस समाप्त हो चुकी है। तो 91 में मैं पहली बार विधायक बना था। ये मेरा कंटिन्यू है, मेरा 8वां चुनाव है। मैं पहली बार देख रहा हूँ कि आज तक विपक्ष का नेता हाउस में नहीं है। बड़े तो मुद्दे कैसे उठाए जाएंगे? आम जनता के लोगों के मुद्दे कैसे उठाए जाएंगे? मुद्दे तो कहाँ उठाई, अभी तक ये सदमे में है, सदमे से बाहर नहीं आए। उनको समझ नहीं आ रहा करे क्या। तो तय क्यों नहीं हो पा रहा? मतलब क्या जो टॉप लीडर्स है हरियाणा के कांग्रेस के, उनकी आलाकमान से बन नहीं रही है, आलाकमान नहीं सुन रहा है कि आलाकमान को कोई दिलचस्पी नहीं रहेगी? क्या उन लोग ने माइंड एक सेटअप कर लिया है कि भाई हम खत्म हो चुके हैं? ऐसे केंद्र की आप बात लें, चुनाव से पहले राहुल गांधी जैसे हाथ मेरे पेपर है, संविधान की बुक लेकर के संविधान समाप्त हो जाएगा, 400 सीट आ जाएगी, संविधान आरक्षण खत्म हो जाएगा जी। तो मैं आपका इस बात का गवाह हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राज्यसभा में था, हाउस में 1960-61 की चिट्ठी पढ़ी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी कि 1947 में देश आजाद हुआ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आरक्षण दिया एससीबीसी को। अब देश आजाद हो चुका है, इसलिए आरक्षण की आवश्यकता नहीं, ये चिट्ठी पड़ी थी। लेकिन कांग्रेस के लोगों ने उसको एडिट करके चला दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आरक्षण खत्म करना चाहते हैं।
मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने संविधान बनाया, क्या उनको भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए था? नहीं दिया। 1990 में जब गैर कांग्रेस की सरकार थी, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण अडवाणी थे, तब जाकर उनको भारत रत्न मिला था। 14 अप्रैल उनका जन्म दिवस है, क्या राष्ट्रीय स्तर पर उनका अवकाश नहीं होना चाहिए था? नहीं किया। 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो 2015 में नरेंद्र मोदी ने उनका राष्ट्रीय स्तर का अवकाश घोषित किया। गणतंत्र दिवस को हम धूमधाम से मनाते हैं, क्या गणतंत्र दिवस पर बाबा साहब की पालकी को बेड़े में शामिल नहीं होना चाहिए था? नहीं की किसी सरकार ने, लेकिन वो भी 2016 में नरेंद्र मोदी जी ने की। उनका जन्म स्थान मुंह, जहां पर 26 अलीपुर रोड पर वो दिल्ली में रहते थे, उनका निधन हो गया था, लेकिन इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, उनका संस्कार नहीं होने दिया। वहां पर चैत्य भूमि में जहां पर संस्कार किया, तो नरेंद्र मोदी जी ने 2014 माने के बाद उनका जन्म स्थान मुंह, शिक्षा उन्होंने लंदन में ली थी, दीक्षा नागपुर में ली थी, चैत्य भूमि, 26 अलीपुर रोड, उन 5 स्थानों को करोड़ों रुपये में लेकर के उन पर आज 5 तीर्थ स्थान बनाए हैं। आज लाखों लोग वहां दर्शनों के लिए जाते हैं। निकाय चुनाव बहुत जल्द आने वाले हैं। कांग्रेस के विधायक और तमाम नेता दावे करके गए हैं कि बीजेपी हमेशा षड्यंत्र करती है, बैलेट पेपर पर आप चुनाव करवा लीजिए, हम जीत के दिखाएंगे। ऐसे उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अच्छा, जिस प्रकार से हमारी तीसरी बार नायब सैनिक सरकार बनी, नायब सैनिक ने 4 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये कहा था कि हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से आ रही है, लेकिन ये ईवीएम पर लगाएंगे। तो वही हुआ, उन्होंने ईवीएम के ऊपर आरोप लगाए। फिर ये इलेक्शन कमीशन में गए, वहां पर जाकर इलेक्शन कमीशन ने इनकी दरखास्त को ठुकरा दिया था। अब दिल्ली में गए हैं, अब दिल्ली में ये कहते हैं ईवीएम का झगड़ा है। इसलिए यदि दिल्ली में ईवीएम का झगड़ा है या हरियाणा में झगड़ा है, तो 37 सीट कैसे आ गई इनकी? इसलिए ये कहते कुछ है, असलियत कुछ होती है। इसलिए आज कांग्रेस पार्टी चाहे केंद्र है चाहे प्रदेश है, समाप्त हो चुकी है। ठीक सर, हमारे पास समय की थोड़ी कमी है। मैं एज ए इंडिविजुअल आपसे जानना चाहती हूँ कि कृष्णलाल पवार का एज ए इंडिविजुअल आगे क्या टारगेट है? मेरा प्रदेशवासियों से अपील है कि नायब सैनिक के नेतृत्व की सरकार 5 साल ईमानदारी से काम करेगी तो पूरे प्रदेश में भाईचारा बनाकर रखें। और जो सरकार को जो आपको किसी प्रकार के काम की आवश्यकता है, तो अपने जनप्रतिनिधि के माध्यम से डायरेक्ट माननीय मुख्यमंत्री जी मिलते हैं, आप उनसे मिल करके आप अपने काम बता सकते हो। सरकार 36 बरादरी सरकार बनी है, हम सबको हम सम्मान देंगे और प्रदेश हम जो के लिए विकास के काम कराएंगे। धन्यवाद आपका सर, थैंक यू।